गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जुलाई 2021 की वर्कशीट्स। आज आपको इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट आई है, तो आज हम इंग्लिश और एसएसटी की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। एसएसटी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों इसी वीडियो में है। तो आज की जो पहली वर्कशीट है वो इंग्लिश की है, एंड इन दिस वर्कशीट लेट्स लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ मोर एंड मोस्ट। मोर मतलब ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। More is a comparative form of much and many. It indicates a greater amount of number than that is indicated by much and many. तो more जो होता है ये ज़्यादा नंबर को डिपिक्ट करता है। जैसे I have more money, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है। Most is the superlative form of many and much. Super मतलब थर्ड फॉर्म है। It indicates the greatest in number. तो सबसे ज़्यादा जो होता है उसको हम most कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, you should sleep more than you do at the moment. आप जितना सोते हो उससे ज़्यादा सो। Those who have the most money are not always the happiest. मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो खुश नहीं होते। चलिए अब देखते हैं रूल के बारे में। तो पहला रूल है यूज़ मोर टू कंपेयर द टू नाउन्स, यूज़ मोस्ट टू कंपेयर थ्री और मोर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। तो मोस्ट यूजुअली तब यूज़ होता है जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, और मोर यूज़ होता है दो चीज़ों में। इसके अलावा व्हेन वी यूज़ मोर और मोस्ट वी डू नॉट यूज़ ER और EST फॉर्म। तो ER EST नहीं होता। देख लेते हैं क्वेश्चन। रीड द गिवन बिलो सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम बाय यूजिंग मोर और मोस्ट। द कार इज द डैश एक्सपेंसिव थिंग। दिस कार इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। फ्लावर्स आर डैश ब्यूटिफुल देन रॉक्स। फ्लावर्स आर मोर, दो ही चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, तो फ्लावर्स आर more beautiful than rocks. My sister is dash responsible than my brother. My sister is more responsible than my brother. The cafe serves the dash delicious food of all. तो यहाँ पे of all मतलब सब में, तो क्या हो जाएगा most. Indians understand हिंदी, तो ज़्यादातर यानी कि most. This is the dash interesting book I have ever read. तो आज तक का सबसे कंपैरिजन कर रहा है, मतलब मोस्ट। दे नीड डैश मनी टू रिनोवेट देयर हाउस। दे नीड मोर मनी। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस। तो मोस्ट, ज़्यादातर मेरे दोस्त मेरे घर के पास ही रहते हैं। क्रिकेट इज़ अ डैश पॉपुलर स्पोर्ट्स देन टेनिस इन इंडिया। क्रिकेट इज़ अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट्स देन टेनिस इन इंडिया। वी नीड डैश टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। वी नीड some more time to finish the assignment, क्योंकि कुछ टाइम और चाहिए। तो ये हमने कर लिया आज की इंग्लिश की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन। बहुत ही आसान वर्कशीट थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हमने समझी, लेकिन बहुत आसान थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट। और आज जो टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादें जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। तो कृषि आप सभी को पता है, कृषि मतलब खेती बाड़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ खाना ही पैदा नहीं करती, ये बहुत सारी चीज़ों में रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी उत्पाद करती है। जैसे कि आप जानते हैं फैक्ट्री में ब्रेड बनेगी, लेकिन ब्रेड बनाने के लिए जो गेहूं है वो किसान उगाएगा, वो कृषि से उगेगा। तो कृषि की अगर प्रकारों की बात करें तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवित कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपण कृषि। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कौन सी होती है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिल कृषि औजार जैसे लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाली छड़ी और परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपायुक्तता पर निर्भर करती है। तो ये वो बेटा जो सामान्य होती लोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ कर उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित होकर और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करता है। तो जीवन निर्वाह कृषि के अंदर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी फसल उगा पाता है, जैसे वो अपने परिवार की मदद से उगाता है, उसी को खाता है,
जब वो ज़मीन थोड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। दूसरी है गहन जीवन कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम ग्रहण कृषि है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो गहन जीविका वहाँ पे उगाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और खाने वाले ज़्यादा हैं और ज़मीन कम। फिर है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण अनुधिक निवेश, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि की वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, किंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। तो वाणिज्यिक खेती अधिकतर मुनाफे के लिए करी जाती है। पंजाब हरियाणा में चावल उगाया जाता है, चावल को पैक करके फिर बेचा जाता है, तो चावल वहाँ बेचा जाता है, इसलिए वहाँ पे वाणिज्य फसल है। किंतु उड़ीसा में चावल ज़्यादातर लोग अपने खाने के लिए उगाते हैं, इसलिए वहाँ पे वो जीविका फसल है। असली है रोपण कृषि। यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। अब प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की खेती का कार्य करने में संलग्न पसंद करते हो और क्यों? तो भाई अगर मैं किसान होता तो मैं करता रोपण कृषि। क्यों रोपण कृषि करता? क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा है। भाई फ़ायदा कमाने के लिए उगाता ना, तो मेरे इससे ज़्यादा मुनाफा है, इसीलिए मैं रोपण कृषि करता। अगला प्रश्न है कि गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो गहन जीविका कृषि जो है, ये इस पे नोट लिख लीजिए। ये आपका पहला उत्तर बन जाएगा, ये आपका दूसरा बन जाएगा। और तीसरा है कि वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में क्या अंतर है? तो वाणिज्यिक और गहन जीविका, ये आपके सामने लिखा है। गहन जीविका उन जगहों पर किया जाता है जहां पर श्रम गहन खेती होती है। इसका उदाहरण है, अधिक मात्रा में जैव निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश, जैसे ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और इसका उदाहरण पंजाब और हरियाणा है, जहाँ पे चावल एक वाणिज्य की फसल है। तो आप तीसरे उत्तर के लिए गहन और वाणिज्य इन दोनों को ही लिख लेंगे, तो ये आपका तीसरा उत्तर बन जाएगा। तो बिल्कुल आपके सामने उत्तर है, पहला ये वाला, दूसरा सिर्फ गहन के बारे में, और तीसरा गहन और वाणिज्य दोनों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम में आज की वर्कशीट क्या है सोशल स्टडीज़ की। तो वर्कशीट है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर हिंदुस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हमारे देश की 60% अर्थव्यवस्था कृषि पे या एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं वो इसी तरीके से एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से उगाया जाता है। और साथ ही साथ जो जितनी इंडस्ट्रीज़ हमारी चलती हैं उन सब में रॉ मटेरियल भी यहीं से जाता है। जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड को बनाने के लिए जितना गेहूँ लगता है वो हम सप्लाई करते हैं, कृषि सप्लाई करती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो पहली है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फिर कमर्शियल और फिर प्लांटेशन। क्या होती है ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव जो होती है ये आज भी बहुत कम लोग करते हैं। ये होता है कि आदमी अपने भरण पोषण के लिए जो फसल उगाता है, जिसमें उसके पुराने औजार हैं उन्हीं से उगाई जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर मानसून पे डिपेंड करती है, ज़मीन के अंदर कोई खाद वाद नहीं डाली जाती। तो एक आम आदमी, एक आम किसान जो अपने खाने के लिए उगाएगा, कोई बेचने के लिए नहीं उगाएगा, उसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव की बात की जाए तो इंटेंसिव इट इज प्रैक्टिस इन एन एरिया वेयर हाई प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन, इट्स लेबर इंटेंसिव। वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। इंटेंसिव के अंदर कम जमीन में ज़्यादा फसल उगाई जाती है। फिर कमर्शियल फार्मिंग, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, HYV seeds,
chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to other. For example, rice is a commercial crop in Punjab and Haryana, बट इन उड़ीसा इट इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप. तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, ऐसी फसल उगाई जाती है जो कमर्शियली बेची जा सके. जैसे चावल है, पंजाब और हरियाणा चावल को इतना उगाता है कि वो उसको बेचता है. फिर आता है प्लांटेशन. तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. In this type of farming, single crop is grown on a large area. Plantation covers large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. All the product is used as a raw material in respective industries. जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, सारी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं. चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. इफ़ यू वर अ फार्मर, what type of farming would you like to do and why? तो I will do plantation farming because it has more प्रॉफिट. ज़्यादा प्रॉफिट है इसलिए ये वाला करूँगा. फिर है राइट अ शॉर्ट नोन ऑन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो ये बिल्कुल आपके सामने इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लिखी है, इसका लिख लीजिए एक नोट. डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो दोबारा अब आपको कमर्शियल और इंटेंसिव इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है. तो तीसरा आंसर आप लिख लेंगे. सबसे पहले ऊपर इंटेंसिव की लिख लीजिए, फिर नीचे कमर्शियल फार्मिंग लिख लीजिए. आपके सामने मैंने आंसर टिक कर दिए. तो चलिए आपसे कल फिर मुलाकात होगी कल की वर्कशीट्स के साथ. आज की हमने कंप्लीट कर ली है. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.